So welcome back children. We are continuing chapter 2 acids, bases and salts. So इसका आज का टॉपिक जो है वो है हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. अब एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. In the activity that in the blue part, the activity is given. In this activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as NaOH plus HCl will give NaCl plus H2O. The reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a reaction neutralization reaction can be written as base plus acid plus will give salt plus water. अब इस रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे भाई एक चीज़ की बात करें. अगर हमने कभी कभी हम देखिए चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर क्या होता है कि एक कप चाय बनाई तो वी यूज्ड 1 स्पून ऑफ शुगर. ठीक है. अब मुझे बताइए कि एक कप चाय के अंदर जब एक चम्मच चीनी डालते हैं तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, आपको अच्छा लगेगा पीने में. लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपके एक कप चाय के अंदर चीनी के आपसे दो चम्मच गिर जाएँ तो क्या होगा भाई. सो इट विल बी टू स्वीटर, यानी कि इतनी स्वीट होगी एकदम पीने का दिल नहीं करेगा, जहर की तरह ही लगेगी. भले वो मीठी है लेकिन यू कांट ड्रिंक दैट थिंग. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई. अगर हम इसमें थोड़ा सा दूध या वाटर वॉट एवर वी आर एडिंग, दूध ऐड कर दें, यानी कि हम इसको एक कप बनाया था हमने इसको, अब इसमें 1 कप ऐड कर दें इसमें मिल्क. तो 1 + 1 2 कप मिल्क, यानी कि 2 कप चाय हो गई और 2 चम्मच चीनी हो गई. तो इट्स बैलेंस्ड. तो वैसे ही यहाँ पर जो सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से किया जाता है कि अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, यानी कि एसिड ज़्यादा होगा तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. जैसे कि मैंने बताया कि चीनी ज़्यादा होगी तो चीनी को बैलेंस करने के लिए हमने दूध ऐड किया उसमें. वैसे ही यहाँ पर अगर एसिड है और दूसरी तरफ बेस है, जब दोनों को रिएक्ट करवाया जाता है तो दे गिव सॉल्ट प्लस वाटर. तो यहाँ पे हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, आपको सिर्फ याद रखना है कि क्या है यहाँ पर. तो ये इसका एग्जांपल आपको एक याद कर लेना है, ये वाला, और दूसरा इसमें आपको ये इक्वेशन याद रखनी है. बाकी इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है. क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है. अब यहाँ पर आप देख रहे हो दिस NaOH इज़ बेस, ये बेस है, और HCl जो है वो एक एसिड है. जब दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा NaCl जो कि एक सॉल्ट है और H2O वाटर. अब अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आपको आ भी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, समझिए कि एसिड प्लस बेस किया जाए तो आगे आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आप ऑब्वियसली इसमें से वाटर अलग कर दीजिए और बाकी जो चीज़ें बची हैं उन दोनों को मिला के जो सॉल्ट बनता है उसके यहाँ पर बना दीजिए. सो दैट्स ऑल. एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर. तो इसको ज़्यादा हम डिटेल में और कन्फ्यूज़ नहीं होंगे. दैट्स ऑल कि बेस प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड वाटर. दैट्स ऑल. रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड. अब एसिड्स के साथ सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स, कि एसिड्स के साथ मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटल्स नहीं है, दीज आर मेटालिक ऑक्साइड्स. तो क्या होगा, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व्स. द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन. द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन. अब यहाँ पर जो रिएक्शंस हम लोग कर रहे हैं ना बच्चों, ये आपको लर्न कर लेनी है. आपको अपनी नोटबुक के अंदर साथ के साथ जो मैं टिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो करते जाना है. देखिए, आपको एसिड बेस की रिएक्शन के लिए ये एक इक्वेशन याद रखनी है, और मेटल ऑक्साइड और एसिड के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है. दोनों के अंदर समानता क्या है, मैं तो कहूँगा दोनों बिल्कुल एक जैसी ही हैं. क्यों एक जैसी हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस के मिलने पे सॉल्ट एंड वाटर बनता है, वैसे ही मेटल ऑक्साइड और एसिड के मिलने पे सॉल्ट एंड वाटर मिलता है. तो दोनों इक्वेशन की सिमिलरिटी ये है कि दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, यानी कि यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर है तो दूसरी तरफ भी सॉल्ट प्लस वाटर है, यानी कि हमें दोनों ही जगह पर रिजल्ट विल बी द सेम. तो ये आपको याद रख लेना है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटालिक ऑक्साइड्स दे गिव सॉल्ट एंड वाटर एज दे गिव इन एसिड एंड बेस रिएक्शन. Now write and balance the equation for the above reaction. Since metallic oxides react with acids to give salts and water, similar to the reaction of a base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxides.
वैसे ही रिएक्शन जो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ कैसा होता है, ये हमने ऊपर का जो देखा वो मेटल ऑक्साइड का बेस के एसिड के साथ देखा, अब हम मेटल ऑक्साइड का नॉन मेटल ऑक्साइड का बेस के साथ देखेंगे। You saw the reaction between carbon dioxide and calcium hydroxide in activity 2.5. Calcium hydroxide, which is a base, reacts with carbon dioxide to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. अब अगर आपको बात करें हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बेस के साथ रिएक्शन, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स और बेस जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर जो रिएक्शन मिलेगी हमको, ठीक है, उसमें सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। क्या बनेगा फिर से? सॉल्ट एंड वाटर। सो वी कैन से दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं। इसीलिए जब एसिड, अब देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना ये पड़ेगा कि मैंने एक पीछे आपको रिएक्शन करवाई थी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो क्या हमें मिलता है रिजल्ट? हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। ये भी हमने पीछे इक्वेशन की, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने बस इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखा है, एसिड का ए, बेस का बी, सॉल्ट का एस और वाटर का डब्ल्यू। तो ये इक्वेशन हमने देखा कि एसिड और बेस का रिएक्शन ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमने एक मेटेलिक ऑक्साइड लिया, सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लिया हमने, और साथ में उसके लिया हमने बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब हमने बेस लिया तो हमें रिज़ल्ट मिला क्या? सॉल्ट प्लस वाटर, हमें ये रिज़ल्ट मिला है। तब इन दोनों रिएक्शंस के अंदर आप देखोगे कि ये लास्ट के जो तीनों हैं, बेस, सॉल्ट, वाटर, ये सेम है, सिर्फ एसिड की जगह पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आ गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है उसका नेचर एसिडिक होगा। कैसा नेचर होगा उसका? उसका नेचर होगा एसिडिक। क्यों होगा? क्योंकि जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं। वैसे जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का बेस के साथ करवाया तो भी हमें यही प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होगा एसिडिक। वही यहाँ पर बताया गया है, दैट इट इज़ इन एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। अब एसिड्स और बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है? वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। So hydrogen seems to be common to all acids. Let us perform an activity to investigate whether all compounds containing hydrogen are acidic. अब यहाँ पर एसिड्स और बेसिस के बीच में क्या कॉमन चीज़ को खोजा जाए, क्या चीज़ कॉमन मानी जाए, इसके बारे में हम कहा गया है। तो कॉमन चीज़ की बात की जाए तो हमने पीछे भी देखा था कि जब एसिड्स होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। अब यहाँ देखिए, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा कि एसिड जो है बेस के साथ मिलके क्या बना रहे हैं और अलग अलग, तो वैसे अलग अलग जगह पर वो अलग चीज़ें बनाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि एसिड है जो वो किसके साथ मिला? इट रिएक्टेड विद मेटल। दिस इज़ नॉट नॉन मेटल, दिस इज़ मेटल, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दिस इज डिफरेंट थिंग। एसिड प्लस मेटल, तो इस केस के अंदर बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी यहाँ पर भाई, इस केस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ पता लगती है कि ज़्यादातर एसिड्स के अंदर, हर एक एसिड के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होगी। अब यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट को एक किया गया है, इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास दिया गया, एक्टिविटी दी गई, जिसमें हम ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या हर कंपाउंड जो है जिसके अंदर हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक है कि नहीं, ये पता लगाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या दिया गया, एक्टिविटी देखें। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें एक सॉल्यूशन लेना है जिसके अंदर ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है। अब फिक्स 2 नेल्स, अब हमें 2 नेल्स, नेल का मतलब होता है कील, 2 कील हमें यहाँ पर इस प्रकार से लगा देने जैसा पिक्चर में देख रहे हैं। और 100 ml का बीकर है, नीचे कॉक है, आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड रबर कॉक। रबर कॉक इसलिए लगाया ताकि वो इस पूरे बीकर को, इस कांच के बर्तन को टच ना हो कील। अब इस तरीके सेटअप आप देख रहे हो किया गया है। फिर दोनों नेल्स के साथ बैटरी कनेक्ट की गई है। अब ये देखिए, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। फिर
करना क्या है, सेटअप तो देखिए आप समझ गए। यहाँ पे एक बल्ब भी लगाना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे एक स्विच भी होगा, ठीक है। ये बीकर है, बर्तन है हमारा, और इस तरीके से वायर कनेक्ट की गई है। देखो ये सर्किट बन गया है, यहाँ से देखिए ये सर्किट आ रहा है, ये देखिए ये सर्किट है पूरा हमारा, ठीक है, ये सर्किट है और यहाँ पर बल्ब है हमारा। अब डालना क्या है इसमें, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। थोड़ा सा इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, उसको डाइल्यूट कहा जाता है। डाइल्यूट का मतलब होता है, डाइल्यूट चीज़ हमारे लिए ज़्यादा उतनी खतरनाक, वैसे तो एसिड बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है अगर प्योर फॉर्म में लिया जाए तो, लेकिन डाइल्यूट का मतलब होता है उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl लिया गया, उसको पानी में इस यहाँ पे डाला गया इसके अंदर बीकर के अंदर, और फिर स्विच ऑन किया गया तो क्या होगा देखते हैं। रिपीट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सेम चीज़ हम करेंगे दूसरी बार, सल्फ्यूरिक एसिड डालिए उसके अंदर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आपको ये चालू करना है स्विच, फिर देखना है हमको। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द बल्ब ग्लो। अब हमने 4 चीज़ें ली थी यहाँ पर, देखिए पहला क्या लिया था, ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और H2SO4। तो इन चारों को लगाने के बाद हमें देखना है कि जब हमने इन चारों को डाला अलग अलग करके, एक बीकर के अंदर पहले ये डाल के देखा, फिर दूसरे में दूसरा, तो हमने क्या पाया, क्या बल्ब जलने लगा। चलिए आगे देखें। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस करने वाली ये है कि जब एसिड्स जिसके अंदर होंगे, एसिड होगा जिसके अंदर, उस केस के अंदर बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, बल्ब जलने लगेगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल की बात की जाए तो इन दोनों के अंदर एसिड नहीं होता है, इसलिए दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से बिजली पास नहीं होगी। अब बल्ब जला कैसे, अरे भाई बैटरी लगी हुई है इसलिए बल्ब जला, बल्ब एसिड के कारण नहीं जला, लेकिन बैटरी है, बैटरी के कारण बल्ब जला, लेकिन जब एसिड डाला गया तो सर्किट पूरा हो गया। Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through acidic solution by ions. Acids contain H plus ions as cations and anions, such as Cl negative in HCl, NO3 negative in HNO3, SO2 negative in H2SO4, and CH3COO in CH3COOH. Since the cations present in acids is H plus, this suggests that acid produce hydrogen ions in solution which are responsible for acidic property. अब यहाँ पर हमें इसकी जो जनरल एक्सप्लेनेशन है डिटेल वो मिल रही है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये हमने 4 चीज़ें ली थी, तो चारों में से अल्कोहल और ग्लूकोज, इनके अंदर कौन कौन से आयंस होते हैं। आपको जो करंट का जो फ्लो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, यानी कि जिस सॉल्यूशन के अंदर एसिड है उसके अंदर आयंस जो होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो करवाने में। तो एसिड्स के अंदर H प्लस आयन होता है हमेशा, भले आप H2SO4 देख लो या फिर आप HCl देख लो, तो उनके अंदर हमेशा H प्लस आयन होता है। HCl के अंदर H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, इसमें से इसको कहा जाता है H प्लस को केटायन बोलते हैं, और नेगेटिव जो Cl नेगेटिव उसको एनायन कहा जाता है, केटायन और एनायन, एनायन नेगेटिव होता है। तो ये HCl के अंदर प्रेजेंट है दोनों, ठीक है। तो लेकिन इसमें आपने देखा H प्लस तो है ही, हाइड्रोजन तो है ही। वही हम बात करें HNO3 की, उसके अंदर NO3 यानी कि नेगेटिव आयन है, H2SO4 है उसके अंदर ये आयन है, CH3OH है उसके अंदर ये आयन है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की, इन सब के अंदर मैंने आयंस लिखे। आयंस जो होते हैं वो हमेशा प्लस और माइनस के साथ दर्शाए जाते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा जाए H प्लस या फिर Cl माइनस, तो इसका मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन आयन। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयन बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है। इसको हम क्लोरीन आयन बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है। अगर हम ये चीज़ें नहीं लगी हों तो हम इसको हाइड्रोजन बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन तब कहलाता है जब ये प्लस और माइनस इसके ऊपर लगा होता है। तो यहाँ पर आप हर एक केस में देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, SO2 में देखिए, या फिर यहाँ देखिए, तो इन सब केसेस के अंदर आपने देखा कि ऊपर प्लस या माइनस लगा हुआ है, तो ये सब आयंस हैं।
तो इन सब के अंदर एक चीज़ आपको दिख रही है कि H+ आयन जो है वो सिर्फ एसिड के अंदर है, बाकी कहीं भी H+ आयन नहीं है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर पता ये लग गई कि द केटाइन जो है H+ वो एसिड्स के अंदर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन। तो एसिड्स जो हैं उसके अंदर हमेशा से ही हमको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जब हमने टॉपिक ये पढ़ा, तो हमने क्या पूछा कि H+ आयन्स जो हैं क्या वो हर एक एसिड के अंदर होते हैं, क्या ये कॉमन चीज़ है हर एक एसिड के अंदर? तो हाँ, यहाँ पर ये सही बताया गया है। सो H+ सॉल्यूशन जो है वही किसी भी एलिमेंट की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। अगर H+ आयन है उसके अंदर तभी वो एसिडिक कहलाएगा। सो इसी एक्टिविटी को हम बाकी जगहों पर भी करके देख सकते हैं, तो हमें पता लग सकता है कि अगर करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसका मतलब वो एसिड है और उसके अंदर H+ आयन्स अवेलेबल है। तो एक्टिविटी जो हमने पीछे देखी, इससे हमें ये चीज़ क्लियर होती है। तो ये देखिए यहाँ पर वैसे सर्किट ये पूरा नहीं है, लेकिन जब ये पानी के अंदर आ जाएंगे कील और जब इसके अंदर करंट पास होगा तो यहाँ से करंट यहाँ तक पहुँचकर कैसे सर्किट कंप्लीट होगा? बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ओनली और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन्स इन द acid only. So next topic is what happens to an acid or a base in water solution. कि एसिड या फिर बेस जो है उसको जब वाटर सॉल्यूशन के अंदर उसको ऐड किया जाए तो क्या होता है? डू एसिड्स प्रोड्यूस ओनली एक्वस सॉल्यूशन? एसिड्स जो हैं क्या वो आयन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं? एक्वस का मतलब वाटर के अंदर जब वो मिक्स होते हैं उसको एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है इन वाटर फॉर्म। लेट अस टेस्ट दिस। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। तो हमें एक ग्राम, देखिए यहाँ पर ये हम बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तब बहुत ही कम मात्रा में चीज़ें ली जाती हैं, किलोग्राम नहीं होता है, सिर्फ 1 ग्राम है यहाँ पर NaCl लिया हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और फिर ऐसे सेटअप कर दिया। ठीक है, ये देखिए इसको ऐसे पकड़ना है आपको टोंग से, यानी कि डायरेक्ट कैच नहीं करोगे आप इसको हाथ से। ये टेस्ट ट्यूब है आपकी पूरी, इसको टेस्ट ट्यूब कहा जाता है लेबोरेटरी के अंदर, और अंदर आपने सोडियम क्लोराइड NaCl डाल दिया। ठीक है, ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? Test the gas evolved successfully with dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change its color? On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of HCl, dry HCl gas or HCl solution? अब आपने पहले तो सेटअप देख लीजिए क्या किया। ठीक है, आपने ऐसे पकड़ के इसको इसके अंदर H2SO4 डाला। ठीक है, और इसको ऊपर से बंद किया गया, देखिए कॉक के द्वारा, ताकि ये जो गैस बनेगी वो बाहर ना निकले। फिर एक ट्यूब लगाई जाती है, एक पाइप, जिससे वो गैस बाहर निकलती है। अब लिटमस पेपर है जो वो लिया गया, और लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, तो हमें देखना है कि इसमें क्या बदलाव आता है, कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। Now this experiment suggests that hydrogen ions in HCl are produced in the presence of water. The separation of H+ ions from HCl molecules cannot occur in the absence of water. तो यहाँ पर हमें जो ये एक्सपेरिमेंट के बाद पता ये लगेगा कि ये जो वाटर है यहाँ पर, वाटर के प्रेजेंस के अंदर ही, यानी कि जब पानी होगा उसी समय जो हाइड्रोजन आयंस हैं, देखिए हमने लिया क्या था HCl, तो HCl में से हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। कब प्रोड्यूस होंगे? जब वाटर प्रेजेंट होगा तब। सो H+ आयंस का बनना जो है वो वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप HCl को ड्राई रखेंगे देन इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, लेकिन उसके साथ जब पानी ऐड कर देंगे तब ऐसा पॉसिबल होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो HCl और H2O को जब हमने ऐड किया, जब हमने मिलाया, तो वी विल गेट H3O+ आयन और दूसरा होगा Cl नेगेटिव आयन।
नाउ हाइड्रोजन आयंस कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, अकेले नहीं रह सकते हैं, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन आप H प्लस आयन जो होते हैं ना, ऐसे अकेले वो एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब इनकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है तब ये H3O प्लस आयन बन के रह जाते हैं, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा? वन वर्ड में पूछा जाएगा कि ये जो है इसका नाम क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये आपको याद रखना है कि H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो कब बनता है? जब हाइड्रोजन आयन जो है जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। जब हाइड्रोजन आयन H प्लस जो है जब वाटर से मिलता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो इसीलिए HCl जो है जब वो, यानी कोई भी एसिड जो है वाटर के कांटेक्ट में आए बिना वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H प्लस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ समझ ली कि जब हमने एसिड को पानी के साथ मिलाया, यानी कि एसिड प्लस वाटर, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा अपने पास, एसिड प्लस वाटर विल गिव हाइड्रोनियम आयन। HM का मतलब है हाइड्रोनियम। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना अपने बुक के अंदर, अपनी नोटबुक में, कि एसिड को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम के लिए मैं यहाँ पर HM डाल दे रहा हूँ। HM मतलब हाइड्रोनियम। अब एसिड का वाटर के साथ रिएक्शन देख लिया हमने, लेकिन अगर बेस जो है उसको पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है भाई? तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहा जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिलाया जाता है तो सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है कि बेसेस जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, अब बेस के तौर पे हम और किसको ले सकते हैं? बेस के तौर पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, और जब इसको वाटर के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा, पोटेशियम आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। वैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बेसेस जो हैं वो ज़्यादातर जनरली हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करती हैं पानी के अंदर। तो ये याद रखना है, एसिड क्या जनरेट करता है? हाइड्रोनियम आयन। और बेस क्या जनरेट करती है? OH आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि एसिड क्या करता है और बेस क्या करता है जब वो पानी के कांटेक्ट में थे। बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालीज। ये भी आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ मैं काइंडली, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, वाट आर अल्कालीज? अल्कालीज आर द बेसेस। अल्काली एक तरह की बेस होती है जो वाटर के अंदर मिक्स हो सकती है। All bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm. Which of the bases in table 2.1 are alkalis? तो alkalis किसको बोलते हैं? उन बेसिस को जो पानी के अंदर सॉल्युबल होती हैं। तो अगर हम पानी के अंदर सॉल्युबल होने वाली बेसिस को अल्कालीज बोलते हैं तो इसका मतलब सारी बेसिस तो पानी में नहीं डिज़ोल्व होती होंगी, क्योंकि अगर सारी डिज़ोल्व होती तो फिर हम ये लाइन नहीं लिखते कि बेसिस दैट आर डिसॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कालीज। तो अल्कालीज उनको बोलते हैं क्योंकि वो पानी में सॉल्युबल है। इसका मतलब कि सब सॉल्युबल नहीं है, और ये बहुत ही बिटर होती हैं, टच करने पे सोपी, सोप की तरह फीलिंग आती है, और कोरोजिव, ये कोरोजन भी शो करती हैं। इसीलिए हमें इनको कभी टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और टेस्ट भी नहीं करना चाहिए। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड्स जनरेट H plus ions and all bases generate hydroxide ions, we can view the neutralization reaction as follows.
अब यहाँ पर देखिए हमने जो अभी तक समझा, जो चीज़ हमारे सामने आई वो ये आई कि एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन जनरेट करते हैं और बेसेस जो होती हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट करते हैं। अब ये प्लस होता है और ये नेगेटिव होता है। अब हम फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रल कर देना। जैसे कि आपकी गाड़ी का जो गियर सिस्टम होता है, उस गियर के ऊपर लिखा होता है, जो बाइक का गियर रहता है आपको पता है ना, बाइक का गियर, कुछ गाड़ियों का गियर आगे डलता है, तो हम आगे से 1 4 बार दबा देंगे, चल 3 बार भी दबाया तो थर्ड गियर में आ गई। अब इसको न्यूट्रल करना है तो इसको पीछे से भी 3 बार दबाना पड़ेगा, 1 2 3। जब आपने इसको आगे 3 बार दबाया तो वैसे ही पीछे भी उतनी बार ही दबाना पड़ेगा, तब वो न्यूट्रल में आती है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना वो गियर में है, वो न्यूट्रल हो गई है। तो वैसे ही एसिड्स और बेसेस जो हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि ये तो ऐसी बात हो गई कि ये x है और दूसरा व्यक्ति है वो y है, ठीक है। अब x जो है उसको 10 रुपये दिए गए, फिर y को भी 10 दे दिए गए, फिर x को 1 रुपया और दिया गया, y को 1 और दिया गया। तो ये है बैलेंस करना, यानी कि न्यूट्रलाइज करना। अब आप देखिए कि जितने इसके पास है उतने इसके पास है, ठीक है, जितने इसके पास है उतने इसके पास है। तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। या हम दूसरे तरीके से भी इसको देखना चाहें तो समझ सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल सिंपल ओनली कि एसिड और बेस जब मिलेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। एसिड और बेस के लिए अब समझो कि एसिड के अंदर कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। बेस के अंदर कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। और यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी कि इसके अंदर से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, इसके अंदर बेस के अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन और जो आयन है वो अलग हो जाएगा, और बाकी इसके अंदर X और M वटेवर जो बचता है वो मिलकर एक सॉल्ट बना देते हैं। और ये दोनों जो हैं, यहाँ से हाइड्रोजन आयन और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन, ये मिलकर देखिए H कितने हो गए, 2 और O 1 हो गया, H2O। तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा H2O। कैसे बना H2O, क्योंकि H यहाँ पर देखिए एक H ये रहा, दूसरा H ये रहा, 2 H हो गए और एक O है, तो इसलिए बन गया वाटर। तो इसको हम बोलते हैं H2O वाटर। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को मिलाकर वाटर बनाया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वाटर इज मिक्सड विद एन एसिड और बेस। अब इसके बारे में आगे भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हम लोग कई बार कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे भी पेट में एसिडिटी हो जाती है। हम बोलते हैं ना बहुत बार घर पे, कई लोगों को बोलते सुना होगा एसिडिटी हो गई भी। तो एसिडिटी के दौरान एक हम दवा पीते हैं, पता है, एक गाढ़ी सी दवाई आती है बोतल के अंदर, और उसका कलर होता है ज़्यादातर वो पिंक कलर की होती है दवाई, जिसकी टीवी में ऐड भी आती थी कई बार। तो ये पिंक कलर की मलाई की तरह दवाई होती है। तो जब हम इसको पी लेंगे तो हमारी एसिडिटी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है, पेट के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ गई है, और ये जो दवाई है ये बेसिक है, इसका नेचर बेसिक है। जब हम ये दवाई पी लेंगे तो दवाई हमारे पेट में जाके, पेट में जो एसिड है, सपोज़ यहाँ पर एसिड का नंबर हम सोचो कि 10 यूनिट एसिड है, तो बेस जो है वहाँ जाके 10 यूनिट एसिड के बदले 10 यूनिट बेस जनरेट कर देगी। अब बैलेंस हो गया ना, दोनों के पास 10-10। तो इस प्रकार से हमें एसिडिटी में राहत मिलती है, हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। Let us see what is involved when water is mixed with an acid or base। जब पानी के साथ एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो क्या होता है। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. Look out the warning sign on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets. Mixing an acid or base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is called dilution, and the acid or the base is called diluted acid.
अब आपको ये भी बताया जाए कि एसिड और बेस जो हैं जब उनको पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो जब हम समझो कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया हुआ है, ठीक है, ये पानी है इसके अंदर। अब पानी के अंदर हम एसिड ऐड करते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जब एसिड ऐड करेंगे तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट होगी। एक्सोथर्मिक, देखिए दो तरह की रिएक्शन होती हैं, इनके नाम मैं बताता हूँ यहाँ पर। एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर हीट रिलीज होती है, बाहर जाती है हीट। एंडोथर्मिक के अंदर हीट इसको देनी पड़ती है, रिएक्शन तब पूरा होता है। तो एंडोथर्मिक के अंदर रिएक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हीट दी जाती है रिएक्शन को, यानी कि वो भी जो भी चीज़ ली गई उसको गर्म किया जाता है, हीट उसको दी जाती है। लेकिन एक्सोथर्मिक के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जो बाहर निकलती है। तो यहाँ जो ये केस हम देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी। हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डाला जाता है। एसिड के अंदर आपने ये बोतल ली, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, ठीक है। अभी आपका ये जो बोतल है इसके अंदर पानी है, पानी के अंदर आप एसिड ऐड कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, इसको हिलाकर थोड़ा थोड़ा हिलाते जाओ पानी को और ये ऐड करते रहो। लेकिन अगर आपने समझो कि दिस इज एसिड एंड दिस इज वाटर, ठीक है, और दूसरे केस में हमने देखा ये वाटर और ये एसिड। तो यहाँ पर आपने देखा एसिड को वाटर में डाला जा रहा है और यहाँ पर हमने देखा कि वाटर को एसिड में डाला जा रहा है। तो दिस अपर पार्ट इज़ इनकरेक्ट, ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी जो है जब एसिड के साथ मिलेगा तो एसिड के साथ थोड़ा सा पानी जब कांटेक्ट में आएगा तो इतनी हीट पैदा होगी कि हो सकता है कि जिस कांच के बर्तन में आपने ये एसिड रखा हुआ है वो गर्मी के कारण वो टूट जाए और उसके अंदर जो एसिड है वो उड़कर आपके चेहरे और बॉडी के ऊपर गिर जाए, जिससे आप घायल हो सकते हो, सीरियस बर्न भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा जो है वो वाटर के अंदर एसिड ऐड किया जाता है, एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते। अब आप बोलोगे सर है तो बात एक कि भले एसिड में वाटर ऐड करो या वाटर में एसिड ऐड करो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि जब हम ये कंडीशन लाएंगे तो हाइड्रोनियम आयंस जो हैं मतलब ज़्यादा बन, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें हमको चाहिए। क्या होगा यहाँ पर H3O+ आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोनियम आयन भी बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी बनेगा। आपको पता है एसिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन बनेगा एसिड के अंदर। तो जब हम पानी ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम एसिड ज़्यादा बनेगा जो कि नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब पानी में ये ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा, धीरे धीरे स्लोली बनेगा, क्योंकि हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इसमें ऐड करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में बनेगा जो कि नुकसानदायक भी हो सकता है। इसीलिए जो एसिड की जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर वार्निंग साइन दिया गया होता है कि इसको ध्यान से हैंडल करिए। मिक्सिंग से क्या होता है, जब हम मिक्स कर देते हैं, जब हमने एसिड को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया तो इससे आयंस का कंसंट्रेशन जो होता है वो कम हो जाता है। आयंस का कंसंट्रेशन कम होने का मतलब कि H3O+ या फिर OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयंस जो बनने वाले हैं पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से उनका डिक्रीज़ हो जाता है। यानी कि समझो कि पहले वो इतनी जगह पर थे, अभी आपने उसको बड़ी जगह पर रख दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये और खुली जगह उनको मिल गई है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से आयंस की जो गिनती है वो कम हो जाती है और इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइल्यूशन ऑफ द एसिड एंड द बेस। अगर जो बेस या एसिड या बेस जिसके अंदर पानी ऐड किया जा चुका है उसको कहा जाता है डाइल्यूटेड एसिड या बेस। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमने देखा डाइल्यूशन के बारे में कि डाइल्यूट एसिड किसको कहा जाता है। एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं जिसके अंदर एसिड है और बेस है, वो कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है कैसे पता लगेगा। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हमें पता है, कल भी हमने पढ़ा था जब स्टार्ट किया था चैप्टर, कि इंडिकेटर्स आते हैं जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, तो इनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिड और बेस में तो हम भेद कर सकते हैं,
We have also learned in the previous section about dilution and decreases in concentration of H plus और हाइड्रोक्साइड आयंस इन सॉल्यूशन। हमने ये भी देखा कि अगर हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज? क्या हम ये गिन सकते हैं कि किस सॉल्यूशन के अंदर आयंस की मात्रा ज़्यादा है या कम है? We can do this by making use of a universal indicator, which is a mixture of several indicators. The universal indicator shows different colors at different concentrations of hydrogen ions in a solution. अब ऐसा करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया गया है, वो ये कि एक इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर किसका उपयोग कर सकते हैं? इंडिकेटर का उपयोग किया जा सकता है, और ये इंडिकेटर जो है कई इंडिकेटर का मिक्सचर है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, जो कि हमको बताता है कि भी किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कितनी है। किसकी मात्रा? हाइड्रोजन आयंस। यानी कि ये इंडिकेटर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमको पता लगेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कितनी है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस concentration is in a solution called pH scale has been developed. तो एक ऐसा स्केल बनाया गया है जिससे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मापा जाता है कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। इसको कहा जाता है पीएच स्केल। कौन सा स्केल है ये? पीएच स्केल। और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। पीएच स्केल के अंदर पी जो है उसका मतलब होता है पोटेंस, जो कि एक जर्मन मीनिंग है पावर का, यानी कि जर्मनी के अंदर पोटेंस मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पीएच मतलब पोटेंस। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidity or basicity of a solution. Higher the hydronium ions concentration, lower is the pH value. अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ये पीएच स्केल रहता है, पीएच स्केल पर रीडिंग होती है 0 से लेके 14 तक, 0 से 14 तक की इसके ऊपर रीडिंग होती है। और कोई भी सॉल्यूशन जिसकी रीडिंग 7 आती है, क्योंकि आपको पता है 14 है तो 14 का आधा 7 होता है, तो अगर रीडिंग 7 आती है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि ना इस तरफ है। आप देखिए 14 के 2 पार्ट करोगे तो 7 आएगा, तो 7 पे आती है रीडिंग, तो इसका मतलब ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, इट्स न्यूट्रल। लेकिन अगर रीडिंग 7 से कम आती है, समझो कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यानी कि नीचे आने का मतलब हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बढ़ना, और ऊपर जाने का मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस की मात्रा बढ़ना। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम एक चीज़ तो समझते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज़्यादा होगी वो एसिडिक होगा। तो जब हम नीचे आते जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयंस की मात्रा, हाइड्रोजन आयंस की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये एसिडिक है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा कम होती जाएगी, तो हम बोलेंगे कि ये बेसिक नेचर होता है। तो सिंपली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 7 से नीचे आ रहा है, जितना नीचे आएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सपोज आपकी रीडिंग 2 आई, तो 2 रीडिंग का मतलब 1, 2, यानी कि यहाँ पर कहीं पर होगा, तो 2 का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। 1 की रीडिंग आई 4, तो 4 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, 2 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि 4 यहाँ पर आएगा कहीं पर और 2 जो है उससे भी नीचे आएगा। 2 का मतलब हाइड्रोजन आयंस की मात्रा और ज़्यादा। लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आने का मतलब हाइड्रोजन आयंस की मात्रा धीरे धीरे बिल्कुल कम होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक नेचर इसका ख़त्म हो गया और बेसिक नेचर शुरू हो गया। तो कुल मिला के हम इन दोनों में से एक ही चीज़ याद रखनी है आपको हाइड्रोक्साइड को याद नहीं रखना है, सिर्फ हाइड्रोजन को याद रखो कि हाइड्रोजन आयन 0 पे ज़्यादा होता है, 1 पे कम होता है, 2 पे कम होता है और 7 पे न्यूट्रल हो जाता है। और 7 से ऊपर जाएंगे आप तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बिल्कुल कम होती जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ जाएगी। और हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बढ़ने का मतलब हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, इसलिए वो बेसिक नेचर हो जाएगा इसका। यानी कि H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब एसिड, और इस तरफ जाओगे तो H+ आयन की मात्रा कम होती जाएगी, इसका मतलब बेसिक नेचर बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर आप
अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके अंदर आपको अगर पीएच पेपर लेके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी ढूंढ सकते हो अलग अलग चीज़ों की, किसके अंदर कितना एसिड है। नाउ पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस शोन ऑन अ पीएच पेपर। पीएच पेपर के ऊपर आपको यहाँ पर दिया गया, देखिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच होता है 1, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। 1 का मतलब ज़्यादा है, इसलिए एसिडिक हुआ ये। वहीं दूसरे की बात करें किसी और चीज़ की हम, तो जैसे आप देखो प्योर ब्लड जो होता है वो होता है 7.4, यानी कि वो लगभग बेसिक होता है, या फिर न्यूट्रल हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल 7 पे है, न्यूट्रल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो चीज़ है जिसको हम पीते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी के दौरान आपने देखा होगा घर के अंदर एक पिंक कलर की बोतल आती है जिसके अंदर पिंक कलर का लिक्विड होता है और उस लिक्विड को पिया जाता है। तो ये जो पिंक कलर का लिक्विड हम बात कर रहे हैं एक्चुअली इट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की रीडिंग कितनी है 10, यानी कि इसका नेचर क्या हुआ बेसिक। इसका नेचर बेसिक हुआ तभी तो ये एसिड को कंट्रोल करेगी ना जाके, वरना एसिड को क्या कंट्रोल करेगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इट इज़ वेरी बेसिक, इसकी रीडिंग 14 आती है, इसलिए बेसिक नेचर का कहलाता है। The strength of acids and bases depend on the number of H plus ions and OH negative ions produced respectively. If we take HCl and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, and acids that give less H plus ions are said to be weak acids. अब आपको ये तो पता लग गया कि H plus ions का ज़्यादा होना मतलब strong acid और H plus ions का कम होना मतलब वीक एसिड, यानी कि H प्लस एसिड ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, कम होंगे तो वीक एसिड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो टुमारो विल स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ।